मेरे फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि हूबहू रिपीट हो चुके हैं। पहला एक सवाल देखिए, पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी जिसे 2004 में जोड़ा गया था। तो देखिए, सबसे फर्स्ट शास्त्रीय भाषा पूछी गई है जो कि तमिल थी, जिसको 2004 में यहाँ पे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक देखिए सवाल पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है। तो विद्युत डायनेमो होता है जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और करंट का जो डायरेक्शन होता है आखिर कितने डिग्री एंगल पे रहता है। तो ये भी फ्रेंड्स रिपीटेड है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो ये दोस्तों 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। एक सवाल देखिए पूछा है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर का है। आईसीसी वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा विकेट लिया। तो झूलन गोस्वामी ने सबसे ज्यादा विकेट लिया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तो 2 से 3 बार दोस्तों आ चुका है, सेम टू सेम सवाल। EOS-04 जो सैटेलाइट है इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया है। तो 14 फरवरी 2022 को ये लॉन्च किया गया है। इसका ये लॉन्च व्हीकल भी पूछा गया है 2 बार दोस्तों कि किस लॉन्च व्हीकल से ये जो है सैटेलाइट छोड़ी गई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है वो भी रिपीट कर जाए दोबारा तिबारा। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 का थीम क्या है, यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2022 जो हुआ है उसका थीम क्या रखा गया था। तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी थीम थी। एक सवाल देखिए आया है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का स्थान विश्व में कितने नंबर पे आता है। तो एरिया वाइज बात करें तो टोटल विश्व में बात करें तो 7वें नंबर पे इंडिया आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे डोमेनियर के ट्रायड से, डोमेनियर के त्रिक में कैल्शियम और बेरियम के बीच में कौन सा तत्व आता है। तो जो इन्होंने ट्रायड बनाया था 3 का, तो कैल्शियम और बेरियम, तो इसके बीच में पूछा गया है कि आखिर कौन सा तत्व आएगा। तो स्ट्रोंटियम इसके बीच में आता है, तो ये इसका आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि पूर्ण रूप से पाचन यानी पूर्ण रूप से जो डाइजेशन होता है आखिर एंजाइम्स कहां से निकलते हैं। तो देखिए एंजाइम्स तो यहाँ पे पैनक्रियाज से भी निकलते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो डाइजेशन होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, जैसे कि लाइपेज और बाकी सारी चीजें हैं जहां पे फैट को और ये सब चीजों को ब्रेक डाउन अंतिम रूप से करता है। तो इसके रिगार्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा है, सल्फर से सल्फेट का बनना कौन सा रिएक्शन है। तो सल्फर से जो यहाँ पे सल्फेट बन जाता है SO3, तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि सल्फर में अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे SO3 यहाँ पे बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है आपके पंचायती राज से रिलेटेड, न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो न्याय पंचायत की बात करें तो इसका प्रधान सरपंच होता है गांव में। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। यह भी रिपीटेड है, और जो प्रियम्बल होती है, जो हमारी प्रस्तावना होती है, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग, तो उसी में एक सेकुलर था, धर्मनिरपेक्षता, तो ये इसका आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है कि उष्मा की हानि किसके प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो हीट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो H बराबर हमें पता है कि I² RT फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, I² का होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट। लेकिन ऑप्शन में था कि I के प्रोपोर्शनल होगा करंट के, तो ये तो गलत होगा, I² रहता तो सही हो जाता। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो देखिए H जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट R है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है इसका प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं। ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। तो कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं, CaSO4 × ½ H2O को। एक देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर, हीट करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 373 केल्विन पे यहाँ पे गर्म करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, 2Ki + BaCl2 इसमें अभिलय ठोस कौन सा होता है, यानी कौन सा ठोस होगा, यानी कि अभिलय अघुलनशील होगा। तो BaCl जो होता है बेरियम क्लोराइड, ये दोस्तों अघुलनशील होता है, अभिलय होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक सवाल देखिए आया है, सिंपल सा सवाल है कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है। तो मीथेन होता है, CH4। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी मैदान यानी जो वेस्टर्न प्लेन्स होते हैं
वो उसकी विशेषता क्या है ये पूछा गया है। तो वे जलमग्न होते हैं, ये एक था दोस्तों वे संकीर्ण क्षेत्र होते हैं। अब इसमें कुछ छात्र हैं जो कि जलमग्न भी लगाए हैं, कई सारे छात्र हैं जो कि संकीर्ण क्षेत्र भी लगाए हैं। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि ये संकीर्ण वाला है जो कि आंसर इसके हो सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग आप लोग बताइएगा जो पेपर दे के आए हो कि इस वाले क्वेश्चन में आप लोग कौन सा करेक्ट करके आए हो, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक देखिए सवाल पूछा गया था, ये भी दोस्तों रिपीटेड है, कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है इकोनॉमिक्स का। राजस्व व्यय अगर आय से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा बोलते हैं। तो इसी को बार बार पलट के कभी राजस्व घाटा क्या है, कभी इसका आंसर ही देके पूछ रहा है कि ये क्या है, तो राजस्व घाटा हो जाएगा यानी फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। अगर आय से ज्यादा ही व्यय हो जाए सरकार का, व्यय व्यय ही अगर ज्यादा हो जाए आय से, तो यहां पे इसको राजस्व घाटा बोलेंगे। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे, यानी फर्स्ट लेबर मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो जगजीवन राम थे। एक क्वेश्चन आया है कि भारत की राजधानी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय स्थानांतरण कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों एनालिसिस देखने का क्या फायदा होता है, लगातार यहाँ पे कई शिफ्टों से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जिनका आगे होने वाले शिफ्ट में पेपर है, आगे दिनों में पेपर है, जरूर सारे के सारे जो एनालिसिस मैंने कराए हैं सारे रियल क्वेश्चन के 17 अगस्त से सारा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पता नहीं कौन से शिफ्ट का दोस्तों कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर जाए, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ये कंफर्म है। यहां पे देखिए एक सवाल पूछा गया है, जाइलम का डायग्राम दिया था और पूछा कि तना में प्रवेश की सही दिशा क्या है, यानी जो जाइलम का डायग्राम था उसमें एरो करके इस तरह से करके बनाए गए थे। कोई एरो है जो कि यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है, कोई एरो है ऊपर की ओर आ रही है, कोई ऊपर नीचे दोनों की तरफ आ रही है। तो इसमें बताना था कि कौन सा जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग सही बताया जा रहा है जाइलम के बारे में, यानी जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है, कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अकॉर्डिंग आपको सही बताना था। तो ये डायग्राम दिया था बायोलॉजी वाला। एक देखिए प्रश्न पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 100 है, यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर 100 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी पोल से कितना दूरी पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों सवाल पूछा गया है। अब देखिए मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे मिरर है, ठीक, तो मिरर का ये पोल होता है, ये यहाँ पे फोकल लेंथ होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है वक्रता त्रिज्या, तो ये वाली डिस्टेंस दी गई है 100 सेंटीमीटर का। तो पूछा कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में दूरी कितनी है, तो 100 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर ही। एक देखिए सवाल पूछा है, वस्तु की ऊंचाई अगर 3 सेंटीमीटर दी गई है, अगर वस्तु फोकस के 1.5 गुना दूरी पर रखा है, तो आवर्धन क्षमता यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा। अब डायरेक्ट यहां पे यू नहीं दिया है, डायरेक्ट एफ भी नहीं दिया है, यानी गुना करके इस तरह से दिया गया है। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे जो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 1.5 गुना पे रखा गया है वस्तु, तो यू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पे हो जाएगा। तो इससे हम लोग पहले निकाल लेंगे भी। तो भी निकालने के लिए अगर ए वाली मिरर होगी कनकेव मिरर, तब तो दोस्तों यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करके प्लस 1/u करके निकाल लेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब f माइनस में लेते हैं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण ही मान के चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में अगर लेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो 1/f, तो 1 हो जाएगा -10, फोकल लेंथ माइनस में रहती है, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि u भी माइनस में रहती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/15। तो ये निकल के आ गया 30, तो 10 या 30 -3 और +2 यानी कि -30 निकल के आ गया v बराबर। तो v -30 आ गया, और u हम लोग निकाले हैं कितना, u इसके अकॉर्डिंग -15 निकाले हैं। तो बोला कि आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है -v/u। तो माइनस और -30, क्योंकि v -30 आया था, और इसके बाद u माइनस कितना -15, तो ये कट जाएगा यानी कि 15 दूना, तो -2 यहाँ पे मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगी। अब इसमें अगर पूछा गया होगा कि ऊंचाई कितना होगा, इमेज का ऊंचाई कितना होगा, तो फिर से वो निकाल देंगे कि मैग्निफिकेशन बराबर इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट। तो अगर -2 हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लिए हैं, तो इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है तो 3 नीचे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि -6, तो इमेज का जो हाइट होगा वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसको सोल्व कर लेना था। इसमें समय लगता, कैलकुलेटिव था, लेकिन दोस्तों करने लायक सवाल थे, पहले भी ऐसे पूछ दिया गया है। एक देखिए सवाल पूछा है, वस्तु की दूरी उत्तल लेंस पर, ये लेंस दिया था, अगर 60 सेंटीमीटर पर है। अब दोस्तों डेटा यहां पे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यही सवाल पूछे गए थे। पावर लेंस की दी गई थी 2.5 डायोमीटर -2.5 डायोप्टर, तो इमेज कहां पे बनेगा, यानी कि कहां पे प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर यू दिया है हमारा 60 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस दिया है -2.5 डायोप्टर, तो सबसे पहले यहां से फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो फोकल लेंथ बराबर होता है 1/p, तो 1/2.5, अगर यहाँ पे पॉइंट हटा दें तो 10/25,
और 100 से कर दे मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में बदलने के लिए, तो यहाँ पे 25 चौका 100 यानी कि 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकल के आ गया कितना, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर यू दिया है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये डायरेक्ट लेंस वाला फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला लगा देंगे। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/f फोकल लेंथ होता है जो कि उत्तल लेंस में पॉजिटिव रखते हैं, तो 1/40 और प्लस और यू तो माइनस में ही लेंगे, तो 1/-60, तो ये टोटल माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 120, तो 40 दिया 120 और माइनस में आ जाएगा 60 गुना 120 यानी 1/120। तो 120 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब का डिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इसको भी निकाल लेना था। अब यहीं पे अगर मैग्निफिकेशन पूछ दिया गया होता आवर्धन क्षमता, तो फिर v/u कर देते हैं एम बराबर, तो निकल के आ जाती है हमारी आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है दोस्तों, डायग्राम दिया गया था और स्टार्च टेस्ट जो यहाँ पे एनसीईआरटी वाला 10th का बुक है स्टार्च वाले टेस्ट के रिगार्डिंग, वो साफ साफ दोस्तों फिगर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो वही उठा के यहाँ पे पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि जो स्टार्च टेस्ट होता है उसका जो परख नली बी में रंग ब्लू ब्लैक क्यों नहीं होगा। तो देखिए स्टार्च का टेस्ट क्या होता है, जब भी आयोडीन हम लोग डालते हैं, आयोडीन रहता है उसमें, अगर स्टार्च को डालेंगे या फिर स्टार्च रहेगा उसमें आयोडीन डालते हैं, तो कलर जो होता है वो ब्लू ब्लैक टाइप का हो जाता है। अगर ब्लू ब्लैक टाइप का कलर हो गया तो समझिए कि स्टार्च वो है। तो परख नली बी में रंग ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुआ, ये सवाल था। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं होता इसलिए, या फिर आयोडीन नहीं डाला गया होगा क्योंकि आयोडीन ही है जो कि चेंज करती है स्टार्च का कलर ब्लू ब्लैक। तो जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। तो ये भी दोस्तों एक सवाल आज का पूछा गया। तो दो डायग्राम वाले आज पूछे गए हैं। एक सवाल देखिए, एक कम से कम 3 से 4 बार रिपीटेड है, NASP नेशनल वायु खेल नीति जो है वो किस वर्ष लागू किया गया है। तो 2022 में ये लागू किया गया है और 2030 तक दोस्तों यहाँ पे वायु खेल नीति है जो कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो ये भी पूछा गया है पहले भी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक सवाल देखिए पूछा गया है, कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रवाहित होती, यानी कि करंट क्यों नहीं कार्बन में फ्लो होता है। तो आपको पता है कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयोनिक बॉन्ड बनाता नहीं है। जब आयन में टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह से होगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, प्लस इसमें 4 कार्बन होते हैं जो कि खुद से ही ये जुड़ के दोस्तों यहाँ पे अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचता इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाता, बाकी जैसे ऑप्शन में थे इसको कर देना था। तो इजी ही सवाल था ये वाला, कंसेप्ट पर आधारित। एक सवाल देखिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि छात्र को याद नहीं थे। अब क्या पूछा गया है, कैसे सजाया था, किस तरह सजाया था। अगर सजाने की बात करें एलिमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मेंडलीव ने द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही सजाया था, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग नहीं, परमाणु के द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही ये सजाया था। बाकी जैसा क्वेश्चन था आप लोग बता दीजिएगा मेंडलीव वाले। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या सही है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो 4 ऑप्शन था। एक था कि धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी कि करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल ये सही है, यही वाला सही हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा गया है, प्रांकुर किस भाग में होता है, यानी प्लूमुल जो होता है वो किस भाग में होता है। तो जड़ था, बीज था, तना था, इस तरह से था। तो इसका आंसर हो जाएगा बीज, यानी सीड्स में होता है प्लूमुल यानी कि प्रांकुर। एक सवाल देखिए पूछा गया है कि ईसा मसीह का जन्म स्थान क्या है। तो ईसा मसीह का जो बर्थ प्लेस है वो है बेथलेहम। एक क्वेश्चन पूछा गया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि जो कचरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग करने के लिए शुरुआती दौर में क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो इसका एक ऑप्शन भेजा गया है कि परिवार को गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन था कि नगर पालिका को इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। तो ये तो सही है कि नगर पालिका को ठोस कदम उठाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन भी देखिए बोला गया है कि शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए। तो शुरुआती दौर में क्या करना चाहिए, हम लोग का ही जिम्मेदारी होता है कि जो सूखा और गीला कचरा होता है उसको हम लोग अलग अलग करके रखें। तो ये इसका आंसर हो जाता करेक्ट आंसर। एक देखिए सवाल पूछा गया है, भारत सरकार ने महिलाओं की विवाह के लिए यानी कि शादी का न्यूनतम वर्ष है जो कि 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल दिया है, इसके बारे में क्या सही है, ये सवाल था। अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि लड़कियों में गर्भधारण सही समय और सही उम्र पर हो पाएगी। एक था कि आर्थिक रूप से लड़कियां मजबूत होंगी। तो जो 18 साल से 21 साल बढ़ा के कर दिया गया है शादी की उम्र, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए तो ऐसा किया नहीं गया होगा। यही इसका आंसर हो सकता है फ्रेंड्स की लड़कियों में गर्भधारण है जो कि सही समय और सही उम्र पे हो पाएगी, क्योंकि छोटे उम्र में यहाँ पे शादी हो जाती थी, विवाह हो जाता था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है गर्ल को, यहाँ पे महिलाओं को, इसीलिए ये वाला इसका सही आंसर हो जाता। तो ये रेफरेंस आज के फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस आप लोगों ने देखा पैटर्न की क्या पैटर्न से पूछा गया है और किस तरह के जीके और साइंस के प्रश्न आए हैं। बाकी मैथमेटिक्स आज कैलकुलेटिव दे दी गई है, मैक्सिमम छात्रों द्वारा बताया जा रहा है कि मैथमेटिक्स काफी कैलकुलेटिव था।
और रीजनिंग में भी अच्छा खासा समय आज लगा है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।